डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने मैथमेटिक्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है मेंस के अंदर, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का सिविल सर्विसेज का मेंस का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की मैंने कोशिश की है। तो आज इस फर्स्ट वीडियो के अंदर यूपीएससी के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है सेक्शन ए के अंदर, उसके 5 पार्ट्स होते हैं, उन 5 पार्ट्स को मैंने इसके अंदर सोल्व किया है। और अगर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी में मैथमेटिक्स को एज मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं और उनको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर वो फ्री कोचिंग चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं 8 to 9 या 9 to 10 मैं एक क्लास यूपीएससी के बच्चों के लिए लूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो यूपीएससी का जैसे मैंने बताया सिविल सर्विसेज का मेंस का 2022 का एग्जाम था, उसके ये 5 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 के। तो डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चंस इसके अंदर आए थे। तो जैसे आप ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 आया था लीनियर अलजेब्रा से। प्रूव दैट एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V ऑफ डायमेंशन n कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिस फॉर V। और अगर हिंदी में हम जैसे जो हिंदी मीडियम अगर किसी बच्चे ने ऑप्ट किया तो उसके लिए भी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि n विमीय सदिश समष्टि V के लिए n रखित स्वतंत्र सदिशों का कोई भी समुच्चय V के लिए एक आधार बनाता है। तो इसमें ये बताना कि अगर आपके पास एक सेट है n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का और वेक्टर स्पेस जो V दिया गया ना, उसके डायमेंशन हमें n दी है, तो हमने ये बताना कि ये जो n li सेट्स का वेक्टर्स का सेट आएगा, ये क्या बनाएगा, इसने एक बेसिस बनाएगा। तो बेसिस के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है, बेसिस के लिए ना 2 कंडीशंस होती हैं कि जो भी सेट किसी वेक्टर स्पेस का अगर बेसिस बनाएगा तो आपको पता है उसमें एक तो वे वेक्टर कैसे होने चाहिए, li होने चाहिए। वेक्टर कैसे होने चाहिए, li। तो li तो इसमें दे रखा है, देखिए आप इसमें दे रखा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो जो सेट है वो उस स्पेस को, जैसे मान लीजिए हमने एस सेट लिया जिसको मैंने बताना कि वेक्टर स्पेस V का क्या करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो हमने ये दिखाना कि जो S होगा वो इस V को स्पैन करेगा। और स्पैन करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस V का हर एक एलिमेंट, जैसे मान लो हमने एक स्मॉल ले लिया V जो कैपिटल V को बिलोंग करता है, वो इस S के हर एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हम ना प्रूव कर देते तो ये फिर क्या करेगा, उसको स्पैन कर देगा। तो हमने करना यही है कि भाई अब जो सेट है वो li तो वेक्टर उसमें दे रखे हैं, तो ये कंडीशन तो हमने इसमें प्रूव करनी ही नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अगर फिर से एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमने दिखाना है कि जो S होगा उस V को स्पैन करेगा और उसका मेथड ये होगा कि V का हर एक एलिमेंट इस S के एलिमेंट्स का क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो प्रूफ हमने या सॉल्यूशन जो इसी तरीके से शुरू किया है कि जो वेक्टर स्पेस V था उसकी डायमेंशन हमें दे रखी है n, ये इसलिए मैंने लिख दिया डायमेंशन V इज इक्वल टू n गिवन। S हमने इसमें सेट ले लिया S इक्वल टू V1 V2 Vn। दिस इज द सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ li वेक्टर्स इन V। तो प्रूव क्या करना है, RTB रिक्वायर्ड टू प्रूव और रिमेन्स टू प्रूव S कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिस फॉर V और व्हाट यू से S फॉर्म्स अ बेसिस फॉर V। हमने ये दिखाना जो सेट ऐसे इन n li वेक्टर्स का ये क्या करेगा, इस V का बेसिस फॉर्म करेगा। तो एक कंडीशन मैंने कहा कि वो ऑटोमेटिकली है कि भी ये li वेक्टर है, तो इसलिए हम सिर्फ क्या शो कर देंगे, V फॉर दिस V शैल शो दैट S स्पेंस V, S स्पेंस V, दैट इज every element of V can be written as a linear combination of the elements of the set S। तो ये मैंने इधर इसमें बता दिया है कि हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। तो इसको कुछ ऐसे ही शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, V ले लेते हैं एक वेक्टर V के अंदर से जो आर्बिट्रेरी है,
तो अब एक हम ना लीनियर अलजेब्रा से रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट्स के बारे में पढ़ा है कि एक तो ये जो सेट V है, सॉरी एलिमेंट V है, वेक्टर V है, और जो हमने अभी S के अंदर V1 V2 Vn डिफाइन किए हैं, अगर हम इन सबको कंबाइन करके एक सेट बना देते हैं, मतलब V और V1 से लेके Vn तक, तो ये टोटल बन जाएंगे n+1 वेक्टर्स। और हमें एक रिजल्ट या थ्योरम पढ़ाई जाती थी या प्रूव की जाती थी कि कोई भी n+1 वेक्टर्स का सेट उस वेक्टर स्पेस के अंदर जिसकी डायमेंशन n होगी, तो वो सेट कैसा आ जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। वो कैसा आ जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, जिसको इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं LD। तो इसलिए हम इस रिजल्ट का यूज करते हुए ये कह सकते हैं कि जो सेट है V, V1, V2, Vn, ये कैसा सेट है? लीनियरली डिपेंडेंट है। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, सिंस एवरी सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n इज LD। अब LD है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी जितने वेक्टर हैं, यहाँ पे टोटल कितने वेक्टर हमारे पास? n+1 वेक्टर्स हैं, तो उतने ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा, अल्फा1, अल्फा2, अल्फा n, नॉट ऑल जीरो। ये हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन लगा रहे हैं, सच दैट अल्फा इंटू V प्लस अल्फा1 V1 प्लस अल्फा2 V2 प्लस अप टू सो अल्फा n Vn इक्वल टू 0। तो ये टोटल जो सम है ना, ये 0 आ जाएगा। अब इसमें ये देखिए, जो V के साथ स्केलर अल्फा है, ये फील्ड कोई हमने F लिया है, उस F से हमने लिए हैं, तो ये अल्फा जो स्केलर है ये हमेशा नॉन जीरो होगा इसके अंदर। रीजन उसका हमने बताया इसमें कि मान लो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो रिलेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, वो हमें क्या दे देगी? फर्स्ट टर्म तो इसमें ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी, तो हमारे पास आएगा सम अल्फा1 V1 प्लस अल्फा2 V2 प्लस अप टू सम अल्फा n Vn इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा, देन फ्रॉम 1 वी गेट अल्फा1 V1 प्लस अल्फा2 V2 प्लस अप टू सम अल्फा n Vn इक्वल टू 0। लेकिन V1 से लेके Vn तक ये तो हमें क्या दिया गया था? Li सेट दिया गया था, तो इसलिए Li के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अल्फा1, अल्फा2, अल्फा n सारे 0 आ जाएंगे, बिकॉज V1 V2 Vn आर Li, क्योंकि हमने इसमें लिख दिया कि V1 से लेके Vn तक कैसे Li है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा, अल्फा1, अल्फा2, अल्फा n नॉट ऑल 0 सच दैट दिस कॉम्बिनेशन इज 0। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये अल्फा1, अल्फा2, अल्फा n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे जो अल्फा है वो कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए। तो अल्फा कैसा आएगा? नॉन जीरो। तो अब वापिस आप 1 की तरफ आइए। जो 1 है उसमें हम अल्फा v को एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो इधर आ जाएगा अल्फा v इक्वल टू माइनस अल्फा1 V1 माइनस अल्फा2 V2 माइनस अप टू सो माइनस अल्फा n Vn। अल्फा से आप डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म को, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है, तो v इधर से आ जाएगा माइनस अल्फा1 बाय अल्फा V1 प्लस माइनस अल्फा2 बाय अल्फा V2 प्लस अप टू सो माइनस अल्फा n बाय अल्फा Vn। तो ये माइनस अल्फा1 बाय अल्फा, माइनस अल्फा2 बाय अल्फा, माइनस अल्फा n बाय अल्फा, ये सारे के सारे क्या है? स्केलर्स है। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स हमने ये दिखा दिया कि जो v है ना, ये V1 V2 Vn का क्या है? कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। और v क्योंकि हमने बताया कि v बिलोंग टू v वाज आर्बिट्रेरी, जो हमने चूज किया था, तो इसलिए हम यहाँ से स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस v था उसका हर एक एलिमेंट जो S के अंदर वेक्टर्स थे V1, V2, Vn, उन सब का क्या आ जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, जो सेट S है वो V को स्पैन करेगा, और स्पैन करने की वजह से Li इसमें वेक्टर पहले ही दे रखे थे, तो ये जो S होगा वो V का एक बेसिस कॉन्स्टिट्यूट करके दे देगा, या क्या कहेंगे, देयरफॉर S फॉर्म्स, इट इज फॉर्म्स अ बेसिस होगी। या आप क्या कहोगे, जो S होगा ना वो V क्या करेगा? बेसिस फॉर्म कर देगा। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से देखनी है कि अगर हमें Li दिया है या नहीं दिया है, तो इसमें Li सेट पहले ही दे रखा था, बस हमने दिखाना था कि उसका बेसिस फॉर्म करेगा। तो इसमें एक जो स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना था वो स्पैन वाला करना था, उसका तरीका आपको इसमें बता दिया। तो ये था यूपीएससी का मेंस का 2022 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें आपको दिया है माना t
आर स्क्वायर टू आर क्यूब एक रैखिक रूपांतरण, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसमें ट्रांसफॉर्म होके क्या आ रहा है, टी जो 10 है वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है हमारे पास 123, 11 ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है -328। तो हमें T24 की वैल्यू बतानी है कि उसके ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या देगी। तो ये तो हिंदी में है, अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट है तो लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T10 देखिए आपको ये रखा है, T10 is 123 and T11 is -328, then we have to find T24। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में आती है तो उसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले देखिए T10 आपको दिया 123, तो हमने लिख दिया T10 इक्वल टू 123। T11 आपको दिया है -328, तो ये वैल्यू हमने इधर डाल दी। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे इसके अंदर, ये आपके पास है आर स्क्वायर, तो वो वेक्टर हमने ले लिया u, ये क्योंकि 2 डायमेंशनल स्पेस ऑफ रियल्स है R2, और ये R3 है तो 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ रियल्स है जो इसकी रेंज है। तो हम क्या करेंगे, u लेंगे, तो u में क्या आएगा आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा xy बिलोंग टू R स्क्वायर सच दैट u को हम क्या करेंगे, जो आपको इधर दिए जाते हैं ना t के साथ, इधर ये 10 और ये 11, इसका कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं u इक्वल टू a 10 प्लस b 11, और u की वैल्यू हमने लिख दी इधर xy, तो इधर से xy क्या आ गया स्टूडेंट्स, a इंटू 10 प्लस b इंटू 11। तो राइट साइड को सोल्व करेंगे तो बड़ा आसान है सोल्व करना, a इंटू 0 b इंटू 1 b इंटू 1, तो b आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a प्लस बी b। तो दोनों साइड्स को जब हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू x आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। हमारा मकसद क्या है, अब a और b की वैल्यू हमने x y की फॉर्म में निकालनी है, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम a और b की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में निकालते हैं, उसके बाद हम t ऑपरेट कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, भाई a प्लस बी एक्स है, b हमारे पास y है, तो b की वैल्यू y इसमें सब्सटीट्यूट कर दें आप, तो क्या आ जाएगा, a प्लस वाई इक्वल टू एक्स, सो a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। तो ये a और b की वैल्यू मैंने बताया, हम क्या करेंगे 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 1 की जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास है xy, और राइट साइड में a इंटू 10, तो a की वैल्यू आ गई x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इंटू 10 प्लस b की वैल्यू y है तो y इंटू 1 आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, इसके अंदर t को ऑपरेट कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा t ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x माइनस वाई t10 प्लस y t11, क्योंकि t LT है तो आपको पता भी अगर LT हो तो t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल टू अल्फा t ऑफ u प्लस बीटा t ऑफ v। तो ये हम LT का इसमें रिजल्ट लगा देंगे, क्योंकि अल्फा बीटा स्केलर है तो आपके पास x माइनस वाई वाई तो स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वो किसके साथ जाएगी 10, और इधर किसके साथ जाएगी, वो 11 के साथ जाएगी। और T10 हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है 123, और T11 हमें दे रखा है -328, तो हम क्या करेंगे T10 की वैल्यू 123 ये पुट कर दी हमने, T11 की वैल्यू पुट कर दी हमने -328। तो ये ट्रिपलेट जो आपके पास आया दोनों को सोल्व कर लें, तो x माइनस वाई इंटू 1 x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स माइनस वाई 2x माइनस 2y, 3 इंटू एक्स माइनस वाई 3x माइनस 3y। उसके बाद y को आप मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, -3y 2y 8y, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा x माइनस वाई प्लस 3y सॉरी, तो ये आ गया x माइनस 4y। इधर है 2x माइनस 2y, इधर है प्लस 2y, तो 2x माइनस 2y प्लस 2y, तो 2y से 2y कैंसिल, इधर आ जाएगा 2x, और लास्ट हमारे पास इसमें 3x माइनस 3y प्लस 8y, तो 3x माइनस 3y प्लस 8y, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y। तो ये आपको ना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई कि एक्स वाई इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है उन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो अब आपको वैल्यू जिसकी निकालनी थी वो देख लीजिए, आपके पास 324 था, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर x को 2 पुट कर देंगे, y को 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगी देखिए इधर x है 2, तो 2 माइनस 4 इंटू वाई, वाई आपके पास है 4, तो 4 इंटू 4 16, तो 2 माइनस 16 दैट इज -14, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू 2x, तो x को आप 2 पुट कीजिए तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो इधर 4 आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू है 3x प्लस 5y,
तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, तो 6 प्लस 20 26, तो ये आ जाएगा 26। तो ये प्रॉब्लम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। फर्स्ट का ये पार्ट था किस पे बेस्ड, वेक्टर स्पेस पे बेसिस पे। तो ये लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आप नेट का एग्जाम देते हैं या आप फिर ये यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। तो फर्स्ट के सी पार्ट में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है बेस्ड लिमिट पे। तो इसमें आपको देना है, निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स का मान निकालेंगे, या आप ये कहिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, और यू हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट, इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट जो निकालनी है ना, उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो ई की एक्स है इसको कॉमन निकाल दीजिए पहले। तो ये देखिए हम लेके चलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये हमने क्या किया, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दी। ई के एक्स को कॉमन निकालने के बाद अंदर जो वैल्यू बचेगी, फर्स्ट टर्म 1 बच जाएगी, तो इधर आ गई 1, सेकंड हो गया एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, और टोटल की पावर क्या हमारे पास 1 बाई एक्स। तो इस पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैंने देखी इधर लिखिए एक्स वाई टू द पावर एम इक्वल टू एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम। तो ये हमारे पास ई की एक्स होल रेज टू पावर 1 बाई एक्स फर्स्ट टर्म आ गई, 1 प्लस एक्स बाई की पावर एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स सेकंड टर्म ये आ गई। तो ये देखिए ई की एक्स 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास ई, और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई की पावर एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, तो ये टर्म बच जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने इसमें क्या माना बेटा, कि इसको मान लेते हैं एक्स बाई की पावर एक्स को वाई की इक्वल, तो ये हमने वाई मान लिया। जो एक्स बाई की पावर एक्स है वो हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, वाई की इक्वल मान लिया। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, देखिए वाई इंटू ई की पावर एक्स, और जो 1 बाई एक्स है हम ये पावर में निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 बाई एक्स क्या आएगा इसके अंदर, एक्स बाई की एक्स तो ठीक है वाई हो गया, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके अंदर क्या आएगी, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू ई की पावर एक्स, और ई की एक्स को मैं ले जाता हूँ न्यूमरेटर के अंदर, तो ये बन जाएगा ई की माइनस एक्स बाई वाई। तो वाई तो है एक्स बाई की एक्स, और 1 बाई एक्स है ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई। इससे प्रॉब्लम को सोल्व करने में बड़ी आसानी हुई, बड़ी अच्छी हेल्प मिलेगी हमें, इसलिए 1 बाई एक्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। दूसरी बात आप ये देखिए, क्योंकि हमने वाई एक्स को चेंज किया वाई के अंदर, और एक्स की लिमिट है एक्स इन्फिनिटी, तो हम ये देखते हैं जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो वाई पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ना है मतलब वाई की लिमिट उसके अंदर क्या आएगी। तो उसके लिए आप देखिए व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स बाई की पावर एक्स। तो आप एक्स को इन्फिनिटी पुट कीजिए, ये भी इन्फिनिटी बन गया, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म ले लेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या इन शॉर्ट बहुत से उसको लोपिटल रूल भी बोलते हैं। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, और जो डिनोमिनेटर है ई की पावर एक्स उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे एक्स को इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए 1 बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई जब एक्स अप्रोच करता है ना इन्फिनिटी को, तो वाई किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, और जो वाई अप्रोच करता है 0 को, जब एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, वो सारी की सारी वैल्यू हम 1 में यूज कर लेते हैं। तो 1 में यूज करने के बाद इसलिए हमने लिखा यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट। तो ये आपकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। जो राइट साइड थी वो फिर देखिए, ये है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ई ऐसे कैसे, ये जो ये हमने वाई मान लिया, और 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, तो ये बन जाएगा ई 1 प्लस वाई टू दी पावर ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई। तो ये आप अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, हम वाई वाले टर्म्स को अंदर कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई रेज टू आर 1 बाई वाई, और उसकी पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ई की माइनस एक्स। तो
हमें पता है कि भाई जब x अप्रोच करता है इंफिनिटी को तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो दोनों लिमिट अब साथ ले लेते हैं। जहाँ x है उसकी लिमिट x के साथ पुट कर देंगे, जहाँ y है उसकी लिमिट y के साथ पुट कर देंगे। तो ये आप पुट कीजिए, e लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1 बाई y की पावर माइनस x की पावर में। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है लिमिट का, आप ये देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू e होती है, ये मैं लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। किसी वीडियो में इसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, बट इसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना, प्रूव करके नहीं दिखाना है। तो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस वाई रेज टू 1 बाई टू, तो ये टोटल जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स ये e बन जाएगी। एक ही ये बाहर था इधर से, तो ये इधर आ जाएगा e लिमिट एज इट इज, और e टू द पावर माइनस एक्स। और जब हम यहाँ पे ना x को इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स e इंटू ई की पावर 0, और e की 0 क्या हो जाएगा 1, तो आ जाएगा e इंटू 1, इसलिए आपका आंसर जो इसमें आ जाएगा ना वो e के इक्वल आ जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम वेक्टर स्पेस से, दूसरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर एक प्रॉब्लम किसकी आ गई हमारे पास, लिमिट की आ गई। तो आप पहले अपना सिलेबस है उसका कंटेंट देखिए कि उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी पार्ट, ये फर्स्ट का डी पार्ट है। ये बेसिकली क्वेश्चन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे बेस्ड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो डिटेल में मैं फिर किसी और वीडियो के अंदर इसको समझा दूंगा आपको। एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको निकालना है 0 टू 2 इंटीग्रल 0 टू 2 dx by 2x माइनस एक्स स्क्वायर की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। अभिसारिता मतलब कन्वर्जेंस, परीक्षण मतलब एग्जामिन। तो आपको क्या करनी है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल 0 टू 2 dx by 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी यूजी क्लासेस के अंदर, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, मिक्स्ड काइंड। क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है डिसकंटिन्यूटी की वजह से, कि कोई ना कोई ऐसी, या फिर उसमें लिमिट उसकी इन्फिनिटी होगी प्लस या माइनस। तो ये प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आपको दी थी ना, इसमें आपको ये देखिए, अगर डिनोमिनेटर में हम x को 0 पुट करते हैं तो भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी, और अगर हम 2 पुट करते हैं तो आप देखिए 2 2 जा 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0। दोनों ही केसेस में आप 0 पुट कीजिए या 2 पुट कीजिए, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो बनेगी इन्फिनिटी बनेगी। तो कहने का मकसद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 0 और जो 2 है बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक ही पॉइंट हो, लेकिन आपको ये 2022 में जो प्रॉब्लम दी थी इसमें दोनों ही पॉइंट किसके थे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के थे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब लिमिट आप देखिए आपके पास 0 से 2 दी है, तो 0 से 2 के बीच में हम कोई भी नंबर ले लेंगे और जो सूटेबल नंबर हो वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को एक तरफ तो 0 से 1 ब्रेक कर देंगे और एक तरफ 1 से 2 ब्रेक कर देंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू 1 dx by 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा 1 टू 2 dx by 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इंटीग्रल को I1 मान लीजिए, सेकंड को आप I2 मान लीजिए। अब चेंज क्या आएगा कि अब जो I1 I2 आपने कन्वर्ट कर लिए, I1 के अंदर जो सिर्फ 0 है दैट इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अब इसमें जो 2 है वो है ही नहीं, और 1 आप देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1। तो ये 1 अब जो पॉइंट है ना वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में जैसे ब्रेक करेंगे, तो I1 जो होगा उसमें 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन I1, और I2 मैंने लिखा स्टूडेंट्स इंटीग्रल 1 टू 2 dx by 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो 2 है दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो मेन चीज स्टूडेंट्स क्या है कि हमने अब क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है उसको चेंज कर देना है इस लिमिट की हेल्प से।
लोअर लिमिट 0 बननी थी, तो इसलिए हमने लिखा लिमिट एप्सिलॉन 1 अप्रोचिंग टू 0 प्लस, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस एप्सिलॉन 1। अपर लिमिट सेम रहेगी, इंटीग्रेंड सेम रहेगा, वो चेंज आपको नहीं करना। अगर लोअर लिमिट की वजह से वो बनता है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो आप लोअर वैल्यू को चेंज करेंगे। और इसमें देखिए अपर लिमिट 2 है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन 2 अप्रोचिंग टू 0 प्लस अपर लिमिट को रख देंगे 2 माइनस एप्सिलॉन 2, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी इसलिए 2 माइनस, 0 से कम नहीं होगी इसलिए 0 प्लस। लोअर लिमिट में जब आप लिखेंगे तो उसमें 0 प्लस या a प्लस करके लिखेंगे, और अगर अपर लिमिट b है तो उसमें b माइनस लिखना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल 0 प्लस एप्सिलॉन 1 टू 1 dx by 2x minus x स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 dx by 2x minus x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेंड दोनों का सेम है dx by 2x minus x स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, बाद में हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे जो इसकी लोअर अपर लिमिट है, और फिर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक केस में एप्सिलॉन 1 जब 0 प्लस को अप्रोच करता है, एक बार एप्सिलॉन 2 जब 0 प्लस को अप्रोच करता है, और वो I1 I2 निकाल के हम इस रिलेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अगर हमारे पास सम फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट आ जाएगी, और सम हमारे पास इन्फिनिटी आ गया तो ये कैसे हो जाएगी, डायरेक्शनल हो जाएगी। तो हम पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार ही में इसको सोल्व कर दिया। नाउ इंटीग्रल ऑफ dx by 2x minus x स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर वाला रूल इसमें लगाना हमने स्टूडेंट्स, पहले इसमें माइनस कॉमन ले दीजिए, तो ये बन जाएगा x के माइनस 2x, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, उसका हाफ करो वो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो इंटीग्रेशन है ना वो क्या बन जाएगा, dx अपॉन माइनस 12 x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस को आप अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर। और इस पे इंटीग्रेशन का मैंने रूल लगाया है, इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो a स्टूडेंट्स इसमें 1 है, ये देखिए, और जो x है ना ये x, ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है। तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए और इसमें पुट कर दिए, तो आएगा 1 बाई 2 इंटू 1 1 बाई 2 log ऑफ a प्लस x, दैट इज 1 प्लस x क्या है हमारे पास, x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो न्यूमरेटर में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन सोल्व होकर सिंप्लीफाई होकर आ गया वो आ गया 1 बाई 2 log ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स। अब हम ये जो इंटीग्रेशन सोल्व करके आया इसके हेल्प से I1 I2 को सोल्व कर लेते हैं। तो I1 हमारे पास क्या था, लिमिट एप्सिलॉन 1 अप्रोचिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल एप्सिलॉन 1 टू 1 dx by 2x minus x square equal to limit epsilon 1 approaching to 0 plus half of log x by 2 minus x, और लिमिट इसमें क्या थी हमारे पास, एप्सिलॉन 1 टू 1। तो आप पहले पर लिमिट 1 पुट कीजिए तो आएगा log ऑफ 1 by 2 minus 1 1, तो log 1, ये log 1 आ गया। उसके बाद आप x का एप्सिलॉन 1 पुट कीजिए तो आ जाएगा log ऑफ एप्सिलॉन 1 by 2 माइनस एप्सिलॉन 1, तो log 1 तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा log ऑफ एप्सिलॉन 1 by 2 माइनस एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 1 हमारे पास क्या है 0, तो आएगा log ऑफ 0 by 2, log ऑफ 0 by 2 क्या होगा 0, और log 0 स्टूडेंट्स होता है माइनस ऑफ इंफिनिटी। तो हम इसमें सोल्व करेंगे तो आएगा 1 by 2 इंटू 0 माइनस माइनस इंफिनिटी, दैट इज क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से आप I2 सोल्व कीजिए, I2 है लिमिट एप्सिलॉन 2 अप्रोचिंग टू 0 प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 माइनस एप्सिलॉन 2 dx by 2 x माइनस x स्क्वायर। तो इसमें भी वही काम करना आपने, लिमिट एप्सिलॉन 2 अप्रोचिंग टू 0 प्लस ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है पुट कर दिया आपने इधर, हाफ ऑफ log x by 2 माइनस x, लिमिट इसमें 1 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन 2 तक है, तो आ जाएगा हाफ ऑफ लिमिट एप्सिलॉन 2 अप्रोचिंग टू 0 प्लस log ऑफ 2 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस, फिर से लोअर लिमिट 1 है तो आप यहाँ पुट कीजिए log ऑफ 1 by 2 माइनस 1 1, फिर से वो log 1 आ जाएगी। तो ये तो 0 होगी सेकंड टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है ना वो क्या बनेगी log ऑफ 2 माइनस एप्सिलॉन 2,
तो 2 एप्सिलॉन 2 कितना है, 0 प्लस है, तो 2 माइनस 0 प्लस 2, और इधर जो एप्सिलॉन 2 है डिनोमिनेटर में वो 0 प्लस को अप्रोच करते हैं। तो 2/0 जो आएगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और log इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये जो I2 है ना वो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो I1 हमने सोल्व किया, वो भी इन्फिनिटी आया, I2 हमने सोल्व किया, वो भी इन्फिनिटी आया। तो I जो है वो I1 I2 का सम है, तो इसलिए हमारे पास जो आएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप ये कह सकते हो I इज नॉट कन्वर्जेंट, और व्हाट यू कैन से I इज डाइवर्जेंट। तो इस केस में जो I है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, या ये कहें कि जो I होगा वो डाइवर्जेंट होगा। हम ये कहेंगे दैट इज हेंस I इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज I इज डाइवर्जेंट, दैट इज I इज डाइवर्जेंट। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की प्रॉब्लम थी, जिसमें दोनों पॉइंट्स जो थे, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी, वो पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा आप यही मेथड अप्लाई करेंगे, एक सुटेबल वैल्यू आप उसके बीच में डाल लेंगे। जैसे सपोज कीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाते हैं, तो सुटेबल पॉइंट उसमें 0 है, तो आप उसको माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी ब्रेक कीजिए। तो डिटेल में मैंने कहा कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, उसके अंदर जो फॉर्मूले लगे वो जरूर मैं इसमें समझा रहा हूँ। और जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, फर्स्ट का ई पार्ट जो था, तो ये थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड है। इसमें लिखा है एक चर समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है तथा अक्षों मतलब एक्सिस को रिस्पेक्टिवली, क्रम से मतलब रिस्पेक्टिवली A, B व C बिंदुओं पर मिलता है। बिंदु पॉइंट्स हो गए। उसके कहते कह रहा है बिंदुओं O, A, B तथा C से गुजरते हुए गोले के मतलब स्फीयर के केंद्र सेंटर हो गया। बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ हमें मतलब उसके लोकस निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ द स्फीयर का, जहाँ पे वो कहता है ओ इज वो क्या दिया गया, मूल बिंदु, मतलब कि वो क्या हमारे पास उसका ओरिजिन है। तो इंग्लिश में आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी, वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ABC एंड मीट्स द एक्सिस एट द पॉइंट्स A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, क्रम से मैंने बताया था। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स O, A, B एंड C, O being the origin। तो हमें स्फीयर का लोकस निकालना है। एक प्लेन दिया गया, वेरिएबल प्लेन दिया गया है जो इस फिक्स पॉइंट ABC से पास करता है और मीट कहाँ पे करता है, एक्सिस को, किन पॉइंट्स पे, A, B, C पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट्स, हम यही से शुरू करते हैं, वो जिन पॉइंट्स पे मीट करता है A, B, C पे उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो ये हमारे पास A है अल्फा 0 0, B हमारे पास क्या है 0 बीटा 0, और C हमारे पास क्या है 0 0 गामा। ये द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहें तो ऐसे। तो आपकी चॉइस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, आप ये जेड ले लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग इसमें प्लेन्स बना सकते हैं। तो ये हमने लिया A अल्फा 0 0, B हमारे पास क्या है 0 बीटा 0, और C हमारे पास क्या है 0 0 गामा। तो इसका मतलब A जो पॉइंट है वो एक्स एक्स, क्योंकि एक्सिस की बात हो रही है, A है एक्स एक्सिस पे, B है हमारे पास वाई एक्सिस पे, और C है हमारे पास किस पे, जेड एक्सिस पे। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए उसके अल्फा 0 0, ये 0 बीटा 0, और लास्ट C जो है हमारे पास क्या 0 0 गामा। सॉरी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोगों को पता है, जब वो ABC से पास करता है तो वो क्या आएगी, x जिसमें x y z इंटरसेप्ट है, तो x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गामा इक्वल टू। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हमें दिया गया कि भी जो फिक्स पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई करता है, पहली लाइन है इसकी। तो हम क्या करेंगे, x y z को इसमें ABC से रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए लिखा नाउ द पॉइंट ABC लाइज ऑन वन, सो a बाय अल्फा प्लस b बाय बीटा प्लस c बाय गामा इक्वल टू। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, जो स्फीयर जिसका हमें लोकस निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
एक्स वाई जेड उसका सेंटर ले लेते हैं उस स्फीयर का, जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, आर होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और क्योंकि ओरिजिन लाई करता है स्फीयर पे, पहले ये स्फीयर कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो वो स्फीयर कुछ इस तरह से ड्रॉ करके आएगा आपके ऐसे, जो एबीसी से भी पास करता है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने बता दिए अल्फा 0 0 है, बी जो है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 बीटा 0 है, और जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 0 0 का है। तो इस स्फीयर का लोकस हमें निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो 0 0 लाई करता है, तो आप क्या करेंगे स्मॉल एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देंगे 0 0 0 से, तो इक्वेशन आ जाएगी 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। सिमिलरली क्योंकि ये एबीसी से भी पास करता है, मतलब वो लाई करते हैं उस स्फीयर पे, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से एबीसी के कोऑर्डिनेट भी क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप जो स्मॉल एक्स वाई जेड है इसमें एक बार एक्स को अल्फा, वाई को 0, जेड को 0, क्योंकि वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है अल्फा 0 0। तो इक्वेशन आ जाएगी अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही आप बी के कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, तो ये 0, इधर देखिए 0 बीटा 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 में लगता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे पॉइंट सी को पुट करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 गामा, तो इक्वेशन आ जाएगी 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस गामा माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस गामा माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। तो 3 4 5 6 को हम सोल्व कर लेते हैं अल्फा और ये कैपिटल एक्स वाई जेड के लिए जो सेंटर है। तो अब ये देखिए अगर हम क्या करते हैं 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, तो क्या होगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे इधर से, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर सेम है राइट साइड, इसलिए राइट साइड इसकी आ जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पर प्रॉपर्टी लगाइए एलजेब्रा से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस एक्स प्लस एक्स और अल्फा माइनस एक्स। तो इसमें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा रह जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2x। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आएगा, या तो अल्फा 0 होगा या अल्फा माइनस 2x 0 होगा, बट अल्फा तो 0 होगा नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 2x इक्वल टू 0। अल्फा 0 है नहीं तो इसलिए क्या आएगा अल्फा माइनस 2x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अल्फा क्या आ जाएगा इसमें 2x आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा 2x है तो बीटा कितना आएगा 2y आएगा, गामा कितना आएगा 2z आएगा। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम क्या करेंगे 2 में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके लिए 2, तो आ जाएगा a बाई अल्फा b बाई बीटा c बाई गामा इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा गामा की जैसे आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा a बाई 2x प्लस b बाई 2y प्लस c बाई 2z इक्वल टू 2। और तो इसलिए आ जाएगा a बाई x प्लस b बाई y प्लस c बाई z इक्वल टू 2। लोकस निकालने का आपको पता है कि जो पॉइंट था आपका फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट क्या था ABC था, उसको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, क्योंकि उसमें ये सॉरी जो कैपिटल एक्स वाई जेड है, क्योंकि ABC तो इसमें फिक्स है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल एक्स वाई जेड जो सेंटर था उसको रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एक्स वाई जेड से। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर जो था वो था कैपिटल एक्स वाई जेड। तो लोकस के लिए हम क्या करेंगे उसको एक्सिस से बदल देंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो कोऑर्डिनेट आपके पास। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा a बाई एक्स प्लस b बाई प्लस c बाई जेड इक्वल टू 2। तो ये आपका क्योंकि 250 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर आता है सॉरी, तो उसमें आप लोगों ने इसमें 5 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, जिसमें 2 आपके कंपलसरी मैंने बताए। तो ये आपका इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन। आप जितने भी IAS IPS IAFS बनना चाहते हैं
तो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अपने मेंस की, मैथमेटिक्स के पेपर की, तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली 8 से 9 या 9 से 10 उसमें आपको कुछ ना कुछ इनपुट देता रहूं ताकि वो आपके एग्जाम में काम आए। तो टिल देन आप हमारे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।